नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर की तरफ चलेंगे। हमने आपको देखी तमाम सुर्खियां बताई, लेकिन आज के दिन भी पूरे देश भर में हलचल जारी है चुनाव को लेकर और तमाम चीजों को लेकर। बड़ी खबर, आप नेता संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। संजय सिंह कोर्ट ने 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। 10 अक्टूबर को हुई थी संजय सिंह की गिरफ्तारी। संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बड़ी कोर्ट ने 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। 10 अक्टूबर को हुई थी संजय सिंह की गिरफ्तारी। कोर्ट ने 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। 10 अक्टूबर को संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद जमकर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया था, आप सभी को याद होगा। संवाददाता नमित लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। नमित, संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं, न्यायिक हिरासत की देखिए अवधि बढ़ा दी गई है। नमित, देखिए बिल्कुल, सबसे पहले मैं जानकारी दे दूं कि संजय सिंह की गिरफ्तारी 4 अक्टूबर को हुई थी और 5 अक्टूबर को उनको राजधानी कोर्ट में पेश किया गया था, जब उनको 5 दिन की ईडी की कस्टडी मिली थी। उसके बाद 10 अक्टूबर को फिर से संजय सिंह को पेश किया गया, जहां पर उनको 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया और आज 13 अक्टूबर है। आज उनको फिर से पेश किया गया, लेकिन ईडी की तरफ से रिमांड की मांग नहीं की गई। इसके बाद 27 अक्टूबर तक जेसी यानी कि जुडिशियल कस्टडी में संजय सिंह को भेज दिया गया, यानी कि संजय सिंह तिहाड़ जेल में रहेंगे 27 अक्टूबर तक। के दौरान जब आज कोर्ट में पेशी हो रही थी, तो जब उनको जेसी में भेजा गया, यानी कि जुडिशियल कस्टडी 14 दिन के लिए उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। इस दौरान संजय सिंह की तरफ से एप्लीकेशन लगाई गई कि वो बीपी के शुगर के पेशेंट है, ऐसे में उनको कुछ मेडिकल यानी कि जो दवाइयां हैं उसकी जरूरत पड़ेगी, उसके लिए कोर्ट की तरफ से सहमति दी गई। इसके अलावा संजय सिंह ने महात्मा गांधी, भगत सिंह के साथ साथ 15 जो किताबें हैं उनकी डिमांड की कि उनको 15 किताबें चाहिए, उसको लेकर भी कोर्ट की तरफ से सहमति दे दी गई। तो कुल मिलाकर कहें तो अब संजय सिंह की मुश्किल थोड़ा सा बढ़ सकती है, क्योंकि 27 अक्टूबर तक जो जुडिशियल कस्टडी में संजय सिंह को भेजा गया है, अब 27 अक्टूबर से पहले जो संजय सिंह की लीगल टीम है यानी कि वकीलों की टीम है, वो बेल एप्लीकेशन ट्राई करेगी। इसके अलावा दूसरी अगर हम एक और खबर की बात करें, संजय सिंह की वकीलों की तरफ से हाई कोर्ट में भी सुबह पे जो एप्लीकेशन थी वो लगाई गई थी, तरफ से गिरफ्तारी की गई है। उस गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए जो याचिका है वो हाई कोर्ट में लगाई गई है। लेकिन नमित, क्या इसके पीछे कोई और वजह है क्या? सिसोदिया की देखिए सुनवाई की तारीख थी, फिर वो सुनवाई टल गई। संजय सिंह की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी गई। इसको कुछ अलग एंगल से इस समय आम आदमी पार्टी भी जोड़ रही होगी, क्यों नमित? देखिए बिल्कुल, आम आदमी पार्टी का तो लगातार ये कहना है कि संजय सिंह लगातार अडानी के मुद्दे को उठा रहे थे, लगातार वो अडानी के खिलाफ बातें कर रहे थे। इसी वजह से उनको टारगेट किया गया, इसी वजह से उनको फंसाया गया है, क्योंकि संजय सिंह जब कोर्ट पर पेश हो रहे थे, लगातार वो अडानी के मुद्दे को पर जो है रिएक्शन देते हुए आ रहे थे। आज भी हमने देखा कि जब वो कोर्ट के अंदर पेशी के दौरान उन्होंने कहा कि अडानी के ऊपर जांच नहीं होती है, सारे जो जांचें हैं वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर की जा रही है। तो इस तरीके के बड़े आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। तो कोर्ट में पेशी के दौरान जो, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि उन्होंने कुछ डिमांड की वकीलों की तरफ से, चाहे उसमें दवाइयां हो या फिर 15 किताबें हो, वो उनकी मान ली गई है। लेकिन अभी 4 बजे का वक्त जो है, लेकिन क्या इस पूरे मुद्दे को लेकर जो नमित बीजेपी पॉलिटिकल माइलेज अब ले रही थी, क्या इस समय वो बंद है कि अभी जारी है? देखिए, अगर हम आज बात करें तो आज बीजेपी की तरफ से कोई जो प्रोटेस्ट है वो तो नहीं किया गया, लेकिन जब से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से लगातार बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी को निशाना तो बना रही है। उनका ये कहना है कि संजय सिंह तो केवल एक मोहरा है, बल्कि उसकी जो कड़ी है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री तक जुड़ी हुई है। कुछ देर पहले यहीं पर ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो है यहीं पर एक बड़ा प्रदर्शन जो था वो किया था, क्योंकि लगातार जब भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, चाहे मनीष सिसोदिया की बात करें, संजय सिंह की बात करें, जब भी कोर्ट में पेशी होती है तो तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उस गिरफ्तारी के विरोध में जो प्रदर्शन है वो करते हैं। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो हाईकोर्ट के अंदर याचिका लगाई गई है संजय सिंह के वकीलों की तरफ से, आखिर हाईकोर्ट का उस पर क्या रुख रहता है। हम ये एक प्रोसेस होता है कि अचानक से एकदम से आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, उससे पहले जो लोअर कोर्ट होती है यानी कि हाई कोर्ट होती है, वहां पर सबसे पहले आपको जाकर याचिका लगानी पड़ती है। चलिए, शुक्रिया नमित। देखना अहम होगा कि आखिर संजय सिंह की मुश्किलें कब कम होती हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी
इस इंतजार में लगातार बैठी है। वहीं एक और बड़ी खबर, दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी वहां पर मौजूद रहे। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में शामिल रहे। मध्य प्रदेश तेलंगाना चुनाव को लेकर यह मंथन, कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा लगातार जारी है। 5 राज्यों में चुनाव और इसी को लेकर इस समय तैयारियां हैं। अगर हम बात करें, अभी तक चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से लिस्ट जारी नहीं हुई है, इसी को लेकर यह मंथन है। तो चलिए एक और फिर वही बड़ी खबर जो हम आपको पहले बता चुके हैं, फिर एक बार स्क्रीन पर संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ चुकी है। चलिए एक बार फिर वही बड़ी खबर आ गई है। दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी बैठक में शामिल रहे। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश तेलंगाना चुनाव को लेकर यह मंथन, कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा हुई है। तो मध्य प्रदेश और तेलंगाना चुनाव को लेकर मंथन इस समय कांग्रेस लगातार कर रही है। मध्य प्रदेश और तेलंगाना के चुनाव को लेकर मंथन कांग्रेस का इस समय लगातार जारी है। देखिए फिलहाल ये बैठक के दौरान की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार मंथन इस बात को लेकर कि आखिर कौन सा उम्मीदवार बेहतर होगा इन राज्यों के लिए चुनाव में, जो सामने वाली पार्टी को मात दे सके और भारी से भारी वोट यहां पर हासिल कर सके, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि लोकसभा का सेमीफाइनल है। इन 5 राज्यों में जिस पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया, समझ जाइए कि आने वाले चुनाव में भी वो अपनी अब सियासी जमीन अब तैयार कर चुकी है। वहीं एक और बड़ी खबर, एमपी चुनाव के लिए कांग्रेस कर सकते लिस्ट जारी। 15 अक्टूबर को उम्मीदवारों की लिस्ट अब जारी हो सकती है। हमने लगभग 60 सीटों पर चर्चा की है, कमलनाथ का है कहना। हम श्राद्ध के बाद लिस्ट की घोषणा करेंगे। कमलनाथ ने यह भी कहा 15 अक्टूबर को हम अपनी लिस्ट की घोषणा कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर लगातार देखिए चर्चाएं जारी है कि आखिर उम्मीदवार कौन कौन से होंगे मध्य प्रदेश में। कमलनाथ का यह कहना है कि श्राद्ध के बाद लिस्ट हम जारी करेंगे, लेकिन अंदर खाने में क्या हलचल चल रही है? क्या टिकट को लेकर मारामारी इस समय कांग्रेस में, या फिर कांग्रेस अब फूक फूक कर कदम रखना चाहती है? सवाल कई, क्योंकि टिकट की यहां पर होड़ मची है कांग्रेस में कि किसको दिया जाए, और इसीलिए शायद उम्मीदवारों के नामों पर अभी भी लगातार संशय बरकरार है कि कौन होगा कहां से चुनावी मैदान में। और अभी हमने लगभग 60 सीटों पर चर्चा करी है। फिर से मीटिंग होगी हमारी। अभी हमारी स्क्रीनिंग कमेटी इसके बाद फ़ौरन है, जो हमारी प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी है। उसके बाद फिर से हम लोग चर्चा करेंगे, तभी लिस्ट फाइनल करेंगे। हम श्राद्ध के बाद अपनी लिस्ट अनाउंस करेंगे। तो उस रफ्तार से हम चल रहे हैं ताकि 15 तारीख को हम अपनी लिस्ट अनाउंस कर सकें। और जितनी चर्चा होए उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें उभर के आती। एक और बड़ी खबर, यशोभूमि में P20 समिट का उद्घाटन। पीएम नरेंद्र मोदी ने P20 समिट का उद्घाटन किया। 20 देशों के संसद ने स्पीकर ने यहां पर हिस्सा लिया। भारत लोकतंत्र की जननी है, पीएम मोदी ने कहा। विविधता में एकता हमारी शक्ति, पीएम मोदी ने कहा। हमारे ग्रंथों में सभाओं का जिक्र। 27 देशों के संसद के स्पीकर ने हिस्सा लिया आज के दिन यशोभूमि।
जो बनकर अब तैयार हैं इन तमाम बड़े आयोजनों और कार्यक्रमों के लिए। देखिए तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। यशोभूमि वो कन्वेंशन सेंटर है जहां पर इस तरह के तमाम बड़े आयोजन और कार्यक्रमों को आप देखेंगे आने वाले दिनों में भी। के साथ भारत इलेक्शन प्रोसेस को आधुनिक टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा है। भारत करीब 25 साल से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल कर रहा है। ईवीएम के उपयोग से हमारे यहां चुनाव में ट्रांसपेरेंसी और चुनाव प्रक्रिया में एफिशिएंसी दोनों बढ़ी है। भारत में वोटों की गिनती शुरू होने के कुछ ही घंटों में चुनाव परिणाम आ जाते हैं। अब मैं आपको एक और आंकड़ा दे रहा हूं, ये सुनकर भी आप चौंक जाएंगे। आपको पता होगा कि अगले साल भारत में फिर एक बार जनरल इलेक्शन होने जा रहा है। इस इलेक्शन में 100 करोड़ वोटर्स यानी 1 बिलियन लोग वोट डालने जा रहे हैं। मैं P20 समिट में आए आप सभी डेलीगेट्स को अगले वर्ष होने वाले जनरल इलेक्शन को देखने के लिए अग्रिम निमंत्रण देता हूं। लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। दीपक, P20 समिट का आयोजन कार्यक्रम आज के दिन कैसा रहा यशोभूमि में? पीएम नरेंद्र मोदी ने जो संबोधन दिया उसको भी हमने सुना है दर्शकों को। दीपक जी बिल्कुल, और देखिए क्योंकि पहला दिन था आज और जब 27 देशों के जो स्पीकर हैं वो शामिल हुए थे और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि अगले साल लोकसभा इलेक्शन है, उसमें आप आइए और भारत को देखिए, भारत को पहचानिए। और लगातार अगर बात की जाए तो क्योंकि अगर देखा जाए तो G20 के बाद ये बड़ी बैठक होगी जो भारत में हो रही है। G20 की जो धमक थी वो पूरे विश्व ने देखी, उसके बाद ये दूसरी जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। और इसमें क्योंकि विविधता में एकता हमारी सबसे बड़ी कहा जाए तो प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं। उसके बाद देखिए इसमें क्योंकि पर्यावरण की बात हुई इसमें, और खास तौर पर देखिए भारत मंडपम के बाद ये यशोभूमि में हो रहा है जिसमें खुद आप भी गए थे, आपने भी किस तरीके से दिखाया कि इसी में 27 देशों के जो स्पीकर हैं वो आएंगे और एक आधुनिक तरीके से जो यशोभूमि बनाई गई है उसमें। और देखिए प्रधानमंत्री ने इशारों में अगर कहा जाए तो उन्होंने आतंकवाद को लेकर भी कह दिया कि आतंकवाद में कोई जाति धर्म नहीं होता है। और ये अगर आपको हालांकि अगर सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो स्पीकर जो आए हैं 27 देशों के, वो हो सकता है कि शाम तक ये जो पार्लियामेंट बनाया है नया और पुराना उसमें ये लोग घूमना है और दिखाए कि किस तरीके से भारत ने भी आतंकवाद का दर्द झेला था। हालांकि इशारे में क्योंकि इजराइल और हमाम के बीच में जो लड़ाई युद्ध जो चल रही है, दुनिया जो एक बात की जाए तो अलग अलग खेमे में बढ़ गई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने एक साफ संकेत दिए और साफ कहा है कि क्योंकि भारत लगातार आतंकवाद को झेल रहा है जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जो छवि है भारत विश्व पटल पे वो दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ता जा रहा है। और जब बात होती है कि भारत की, तो भारत के साथ हर कोई आज के टाइम पर व्यापार करना चाहता है। भारत लोकतंत्र की जननी है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन दीपक, P20 समिट का आयोजन का मकसद क्या है? क्योंकि G20 समिट भी हमने भारत में देखा, पीएम नरेंद्र मोदी ने जो संसद पर हमला हुआ था आज के 20 साल पहले उसका भी जिक्र किया। इसका आयोजन कब और मकसद क्या है, एक बार समझाइएगा। जी दोबारा अपना क्वेश्चन दोहराए, आवाज थोड़ी कम आ रही है। आवाज मिल पा रही है दीपक? आवाज आ रही है दीपक अब तक? जी सागर। दीपक, P20 समिट के आयोजन का मकसद क्या है? क्योंकि हाल ही में हमने G20 समिट देखा भारत में जिसका सफल आयोजन हुआ। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने समिट के आयोजन के दौरान संसद पर जो हमला हुआ था 20 साल पहले उसका भी जिक्र किया। लेकिन क्या समय समय पर इसके आयोजन और कहां पर होते रहते हैं, ये सब बताइएगा।
जी देखिए, अगर P20 की बात की जाए तो क्योंकि देखिए G20 के बाद एक अगर कहा जाए तो प्रोटोकॉल में ही आता है कि G20 के बाद P20 होता है, जिसमें अगर बात की जाए तो क्योंकि G20 जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और P20 में वो होते हैं जो लोकसभा स्पीकर होते हैं अलग अलग अगर बात की जाए देशों के, तो वो आते हैं और वो उस जो देश ऑर्गेनाइजेशन करता है, जो देश इसकी अध्यक्षता करता है, उसमें ये बैठक होती है और ये बहुत महत्वपूर्ण होती है कि संसद की गरिमा और संसद कैसे चले उसका सुचारू रूप से चलाना, और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सुचारू रूप से जब संसद चले उन चीजों पर चर्चा होती है। और देश जो है जैसे अगर मान लीजिए कि कोई भी देश अध्यक्षता करता है तो वो बताता है कि हम किस चीजों पर हम चर्चा करेंगे और आने वाले भविष्य में इससे क्या लाभ होगा। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो क्योंकि अगर बात की जाए तो पर्यावरण की सबसे ज्यादा इसमें बात हुई है कि पर्यावरण को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए और किस तरीके से प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि देश में अगर बात की जाए चाहे वो विदेशों में भी हो, तो पर्यावरण को लेकर खासतौर पर इसमें जो P20 है उसमें खासतौर पर देखा गया है कि पर्यावरण को लेकर इसमें ज्यादा चर्चा हो रही है। सागर, लेकिन P20 समिट से कनाडा ने तो दूरी बना ली दीपक। बिल्कुल देखिए, हालांकि उसने दूरी बना ली उसने, और क्योंकि इससे पहले भी जो लोकसभा स्पीकर है उन्होंने कहा था कि कनाडा ने कुछ अपने अंदरूनी कारणों की वजह से लेटर लिख के मना किया है कि हम नहीं आएंगे। हालांकि जिस तरीके से विश्व पटल पे एक तरीके से कहा जाए कि जो भारत की छवि खराब करने की कोशिश की गई थी वो दिखा रहा था कि और देखिए इससे पहले भी अगर G20 की बात की जाए तो G20 में खुद कनाडा के जो पीएम है वो भारत आए थे, नई दिल्ली आए थे और वो लगातार 2-3 दिन तक भारत में रहे थे। उसके बाद जो एक कहीं ना कहीं जो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा जो तैयार होता है विदेशों में, उस तरीके से कहीं ना कहीं कनाडा और भारत के लिए भी मतलब एक तरीके से कहा जाए कि जो चल रहा था, और जो अगर बात की जाए तो जो एक आतंकवादी ग्रुप हो या फिर जो लगातार खालिस्तान समर्थक जो है वो भारत के खिलाफ कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ तो दूरियां हुई हैं। हालांकि क्योंकि लोकसभा स्पीकर ने कह दिया था कि पहले ही हमें बता दिया गया था कि वो नहीं आएंगे, तो इस पे मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। लोकसभा स्पीकर ने ये कहा था। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया दीपक पूरी जानकारी के लिए। हर साल G20 के बाद P20 का असफल आयोजन किया जाता है, इस बार भारत में इसका आयोजन हुआ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।